चलिए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ललितपुर में आपका स्वागत है। पर्यावरण से संबंधित जो भी अभी तक आपको वीडियो दिए गए हैं, 9 वीडियो आपको दिए जा चुके हैं। ये 10वां वीडियो है। ऑनलाइन ये 10वीं क्लास है। पिछली क्लास में जो आपसे वार्तालाप हुई थी, जैव विविधता का महत्व क्या है, विश्व की घटती जैव विविधता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, इन पर आपसे विस्तृत वार्तालाप हुई थी। उसके बाद जो रेड डाटा बुक है IUCN के द्वारा जो जारी की जाती है रिपोर्ट, इसके बारे में भी आपसे वार्तालाप हुई थी। और भारत में जो प्रमुख जैव विविधता के प्रमुख जो क्षेत्र हैं, 10 प्रमुख क्षेत्र हैं, इसको आपको डायग्राम के माध्यम से आपको दर्शाया गया था। इसी क्रम में जो 10वां जो लेक्चर है जो आपको दिया जा रहा है, वो जैव विविधता से ही संबंधित है, बायोडाइवर्सिटी से ही संबंधित है। तो इसमें इसी क्रम में आगे जो आपको बढ़ना है कि अब हमें जैव विविधता से संबंधित अभी कौन कौन से टॉपिक बाकी रह गए हैं, वो टॉपिक जो हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको आगे आपको समझाने हैं, पढ़ाने हैं। तो जैव विविधता से संबंधित मोस्ट टॉपिक है संरक्षण, यानी कि CVD। जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए, कौन कौन से उसके रूल्स हैं, कौन कौन से उसके मेथड्स हैं। तो संरक्षण में प्रमुख हम विधियों का कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, उसके बारे में वार्तालाप करेंगे। इसी क्रम में जैव विविधता से संबंधित जो कानून हैं या जो नियम कानून हैं, वो कौन कौन से नियम कानून विश्व स्तर पर या भारतीय स्तर पर कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके। इसी क्रम में कानून के अलावा जो विश्व स्तर पर जो सम्मेलन किए जाते हैं, जो जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन हैं, COP से संबंधित सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से संबंधित जो भी सम्मेलन हैं, जो भी सम्मेलन हुए हैं 2005 के बाद या 2010 से क्रम से सम्मेलन हुए हैं। तो जो लास्ट का सम्मेलन नवंबर 2025 में होना ही है ये सम्मेलन। तो ये सम्मेलन की ब्राज़ील में आयोजित किया जाना है 2025 नवंबर 2025 में। तो यहाँ तक का हम सफ़र तय करेंगे, कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं और किस सम्मेलन में क्या क्या वार्तालाप विश्व स्तर पर हुई है, इसके बारे में वार्तालाप करेंगे। और इसी क्रम में एक विश्व विरासत संधि है, विश्व विरासत संधि है। इस विश्व विरासत संधि के बारे में बात करेंगे। और इस विश्व विरासत संधि के माध्यम से भारत में ऐसे कौन कौन से प्राकृतिक स्थल हैं जो इस संधि के तहत, तो भारत में जो प्राकृतिक स्थल हैं, उन प्राकृतिक स्थलों की वार्तालाप आपको भारत के डायग्राम के माध्यम से की जाएगी। तो जो जैव विविधता का जो 10वां लेक्चर है या 10वीं जो ऑनलाइन आपको क्लास दी जा रही है, आज जो वार्तालाप होगी संरक्षण, उससे संबंधित कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से कानून हैं, कौन कौन से अब तक सम्मेलन हुए हैं, यानी कि 1979 से लेकर के 79 से लेकर के और 2024 और 25 का जो अभी आयोजित किया जाना है, वहाँ तक का हम सफ़र तय करेंगे। और लास्ट में आपको विश्व विरासत जो संधि है वो है क्या, और भारत में कौन कौन से विश्व विरासत संधि के तहत कौन कौन से स्थल हैं जो प्राकृतिक रूप में घोषित किए गए हैं। तो इसी क्रम में जो वार्तालाप करते हैं, तो पहला है संरक्षण और फिर जानेंगे विधियाँ। संरक्षण, तो जैव विविधता का संरक्षण। ये टॉपिक है संरक्षण। और संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी या CBD, इसका ये शॉर्ट में फॉर्म है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का
संरक्षण। हेडिंग डाल लीजिएगा जैव विविधता का संरक्षण। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिखना है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिखना है। तो पॉइंट बना करके जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए, ठीक ऐसे पॉइंट बना करके आप लिखते जाइएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिखिएगा। जलवायु परिवर्तन एवं संसाधनों का अत्यधिक उपयोग से संबंधित वार्तालाप करना। तो जो पहला है वो जलवायु परिवर्तन जो हुआ है, जलवायु परिवर्तन प्लस संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, इस पर वार्तालाप विश्व स्तर पर करनी है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बनाइएगा, प्रजातियों का संकटग्रस्त होना, इस पर वार्तालाप होगी। प्रजातियों का संकटग्रस्त होना। अब चाहे वो जंतुओं की प्रजातियां हों, चाहे वनस्पति की प्रजातियां हों, चाहे सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां हों, जो प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं या जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, IUCN की रिपोर्ट और रेड डाटा बुक के अनुसार उनका हमें संरक्षण करना है। तो प्रजातियों का मोस्टली जो संरक्षण करना है, जो संकटग्रस्त हो चुकी हैं या जो संकटग्रस्त हैं। अगला पॉइंट, आनुवांशिक स्तर पर, प्रजाति स्तर पर एवं समुदाय के स्तर पर संरक्षण करना। तो आनुवांशिक, प्रजाति और समुदाय के स्तर पर संरक्षण करना है। संरक्षण। अगला पॉइंट, 1992 में CBD का सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में 1992 में किया गया था। इसे प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एजेंडा 21 को प्राथमिकता दी गई थी। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भारत के द्वारा 18 फरवरी 1994 में 18 फरवरी 1994 में CBD का समर्थन किया और इसी क्रम में 2002 में भारत के द्वारा 2002 में जैव विविधता कानून पारित किया
2002 में जैव विविधता कानून पारित किया। अगला भारत के क्रम में ही है। भारत ने 2014 में 20 राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किए। 20 राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किए। 20 राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किए। तो ये जैव विविधता CVD का संरक्षण है। तो ये पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, जो आपने मुख्य रूप से लिखे हैं, ये पॉइंट हैं। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किए जाने से जैव विविधता का क्षरण हुआ है। इसके लिए हमें कुछ कार्य योजना अपनानी होगी, जिसमें जो प्रजातियां संकटग्रस्त हैं उनका हमें संरक्षण करना है। आनुवंशिक स्तर पर, प्रजाति स्तर पर या सामुदायिक स्तर पर हमें संरक्षण करना है। ब्राज़ील का जो शहर है रियो डी जेनेरो है, यहाँ पर 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था और इसमें एजेंडा 21 को अपनाया गया था, ठीक है। इसके माध्यम से विश्व की समस्याओं का समाधान, जो पर्यावरण से संबंधित उनका निराकरण करना था। तो उसके बाद 18 फरवरी 2000 या 18 फरवरी 1994 में भारत ने CVD का समर्थन किया। इसी क्रम में उसने 2002 में जैव विविधता कानून भी बनाया। क्या है कानून, अभी आगे आएगा। और 2014 में उसने जैव विविधता के क्षरण से संबंधित 20 राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किए हैं। तो ये जैव विविधता से संबंधित जो संरक्षण है या जो CVD है, ये आपको बताया गया है। इसी क्रम में संरक्षण करना है तो हमें कौन कौन से मेथड्स या विधियों को अपनाना है। तो संरक्षण से संबंधित जो विधियां हैं, उन विधियों को थोड़ा सा, कौन कौन सी विधियां हैं जो संरक्षण करती हैं जैव विविधता का। तो संरक्षण से संबंधित जो मेथड्स हैं या जो विधियां हैं, उन विधियों के अंतर्गत तो मोस्टली जो विधियां आती हैं वो सेल्टर कटिंग, चयनात्मक कटाई, सेल्टर कटिंग मेथड है। ये फॉरेस्टेशन है, ये फॉरेस्टेशन है। उसके बाद अगली जो विधि है वो रिफॉरेस्टेशन है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो मेथड्स हैं वो इन सीटू और एक्स सीटू मेथड हैं। इनकी विस्तृत व्याख्या की जाएगी। इन सीटू मेथड और जो इन सीटू मेथड है, इन सीटू मेथड और एक्स सीटू मेथड है, इनके बारे में आपसे विस्तृत वार्तालाप आगे होगी। तो जो जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, उनमें सेल्टर कटिंग है, मतलब चयनात्मक कटाई है, ये फॉरेस्टेशन है, रिफॉरेस्टेशन है, इन सीटू एंड एक्स सीटू मेथड्स हैं। इनके बारे में जो इन सीटू और एक्स सीटू मेथड्स है, इनके बारे में आपसे विस्तृत वार्तालाप करनी है। उससे पहले ये जो ये मेथड्स हैं, इनके बारे में थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं। तो जो सेल्टर कटिंग है, सेल्टर कटिंग का मतलब हुआ है चयनात्मक कटाई है। और चयनात्मक कटाई का मतलब है कि जितने वृक्षों को काटा जाए
उनके स्थान पर उतने ही वृक्षारोपण किया जाए और उन वृक्षों को काटा जाए जो वृक्ष या तो सूख चुके हैं या रोगग्रस्त हो चुके हैं। ऐसे वृक्षों का चयन करके उनकी कटाई करना और उनके स्थान पर नए वृक्षों का रोपण करना। तो कटाई ऐसी करना जिससे पर्यावरण का लिंगीकरण ना हो, पर्यावरण का अवरोपण ना हो, मतलब पर्यावरण की सघनता में कमी ना आए। तो ऐसे मेथड्स को कहा जाएगा सेंटर कटिंग मेथड है, यानी कि चयनात्मक कटाई। ये चयनात्मक कटाई है, ठीक। तो चयनात्मक कटाई का मतलब होगा वृक्षों का काटना, वृक्षों का कटाव, ठीक। लेकिन वो वृक्ष काटना है जो या तो सूख चुके हैं या रोगग्रस्त हैं। इन वृक्षों को काट करके इनके स्थान पर वृक्षारोपण करना, वृक्षारोपण करना। वृक्षारोपण होगा तो सघनता में कमी नहीं, ठीक है, सघनता में कमी नहीं आएगी। तो जो ऐसा मेथड यदि अपनाया जाए तो इसे कहा जाता है सेंटर कटिंग या चयनात्मक कटाई, इसे नाम दिया जाएगा। तो ये सेंटर कटिंग हो गई है। सेंटर कटिंग के बाद जो अगला मेथड्स है एफॉरेस्टेशन। तो जो एफॉरेस्टेशन है, एफॉरेस्टेशन के अंतर्गत जो भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम अपनाया गया था जिसका नाम था सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी एक कार्यक्रम था, भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को चलाया था। तो सामाजिक वानिकी में ये था कि हम ऐसी भूमि का उपयोग करें जिसका उपयोग कृषि के लिए नहीं है, मतलब कृषि योग्य भूमि को छोड़ करके अन्य जो भूमि बंजर ऊसर जो भूमि पड़ी हुई है वहाँ पर उस भूमि का उपयोग करना है। लेकिन उस भूमि मतलब ऐसी भूमि का उपयोग करना है जो कृषि योग्य नहीं है। कृषि योग्य भूमि नहीं है, इसका मतलब है कि जमीन ऊसर है, बंजर है या उस पर कोई भी कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसी भूमि का उपयोग सामाजिक वानिकी के अंतर्गत किया जाएगा और उस भूमि पर वृक्षारोपण करना है। लेकिन ऐसा वृक्षारोपण करना है जिससे गरीब जो लोग हैं, मोस्टली गरीब, ऐसा वृक्षारोपण करना है या ऐसे वृक्षों का चुनाव करना है जिससे गरीब किसानों को कुछ ना कुछ लाभ हो। इमारती लकड़ी के रूप में हो, फल फूल के रूप में हो, जड़ी बूटी के रूप में हो या सुंदरता के रूप में हो या वृक्षों की सघनता बढ़ाने के लिए हो। तो हमें ऐसे वृक्ष का चुनाव करना है जो एक प्रकार से जो 33% जो भारत का जो लक्ष्य रखा गया है कि इतने पर टोटल कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% जो 33% एरिया है इस पर हमें वृक्षारोपण करना है या वृक्षों का आच्छादन करना है। तो एक तरफ तो जो वृक्षारोपण का लक्ष्य है ये भी हमारा पूरा होगा और जो दूसरी तरफ है गरीब किसानों के लिए कुछ ना कुछ आय का साधन बनेगा, रोजगार में वृद्धि होगी और जो विभिन्न प्रकार के जो लाभ होंगे या तो लकड़ी के रूप में होगा, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ फलों के रूप में होगा, सुंदरता को बढ़ाने में होगा, वृक्षों की सघनता को बढ़ाने में होगा। ऐसे वृक्षों का हमें चुनाव करना है। तो एफॉरेस्टेशन मेथड्स में मतलब जिस भूमि का उपयोग कृषि कार्यों में नहीं किया जाता है ऐसी भूमि का उपयोग करके हमें वृक्षारोपण करना है
और लाभदायी वृक्षों का रोपण करना है, जिससे गरीब किसानों की आय में वृद्धि होगी। तो कार्यक्रम ठीक था, लेकिन चूँकि वृक्ष का जो चुनाव है वो गलत कर लिया गया था और यूकेलिप्टस जो नाम का वृक्ष है, इसमें यूकेलिप्टस, ये यूकेलिप्टस जो वृक्ष है इसका चुनाव ही गलत था। ठीक है, बाद में इसे पर्यावरण का आतंकवादी घोषित कर दिया गया, पर्यावरण का आतंकवादी इसे घोषित कर दिया गया है। तो चूँकि वृक्ष का चुनाव ही गलत किया गया था, यूकेलिप्टस वृक्ष का चुनाव किया गया था, जिसे बाद में पर्यावरण का आतंकवादी घोषित कर दिया गया है और इस वृक्ष का वृक्षारोपण करना अब मना कर दिया गया है, चाहे वो गवर्नमेंट स्तर पर हो, चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो या पब्लिक लेवल पर हो। तो जो एफॉरेस्टेशन ये कार्यक्रम असफल हुआ है, गरीब किसानों के लिए कोई लाभ नहीं हुआ है, गाय भैंस इनके लिए चारा की उपलब्धता नहीं हो सकी है, सुंदरता में वृद्धि नहीं हुई है और जो पर्यावरण का जो प्रतिशत है 33%, इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन कार्यक्रम चलाया गया था। अब एफॉरेस्टेशन मेथड्स है, तो एफॉरेस्टेशन मेथड का मतलब है कि जिस भूमि का कृषि कार्यों में उपयोग नहीं किया जाता है उस भूमि का उपयोग किया जाना है। तो ऐसे कार्य वर्तमान में भी किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के माध्यम से ही कार्यक्रम चलाए जाएं, लोग स्थानीय स्तर पर भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो ये मेथड्स है, इस मेथड्स के अंतर्गत ऐसी प्रोसेस अपनाई जाएगी। अब जो नेक्स्ट मेथड्स है, ये मेथड है वो है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होगा पुनर्वनीकरण, और पुनर्वनीकरण का मतलब होगा कि किसी क्षेत्र में वृक्ष हैं, लेकिन वो वृक्ष कैसे हैं, वो वृक्ष बहुत, उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, वृक्षारोपण है। ठीक है, अब इनकी सघनता को बढ़ाना है, वृक्षारोपण है, वृक्ष हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन उनके बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है। तो वृक्षों के बीच में अन्य वृक्षों और रोपण करके इनकी सघनता को बढ़ाना है। तो इसकी सघनता में वृद्धि करना, ठीक है, सघनता में वृद्धि करना ही हो जाएगा क्या, ये सघनता में ये वृद्धि करना ही रिफॉरेस्टेशन मेथड्स हो जाएगा, इस सघनता में वृद्धि करना। तो रिफॉरेस्टेशन मीन्स सघनता में वृद्धि करना होगा। तो ये हो गया है। और लास्ट में चूँकि दो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, इन सीटू मेथड और एक्स सीटू मेथड्स, इनकी हम विस्तृत व्याख्या आगे करने जा रहे हैं, एक्स सीटू और इन सीटू मेथड्स के अंतर्गत। तो ये चूँकि इम्पोर्टेंट मेथड हैं, तो पहला है इन सीटू मेथड। तो जो पर्यावरण या जैव विविधता का जो संरक्षण है, इन मेथड्स के अंतर्गत जैव विविधता का संरक्षण या सीवीडी किया जाता है। साइडर कटिंग, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन और आगे वाले जो दो मेथड्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, इन्हीं के बारे में आगे वार्तालाप होगी। तो संरक्षण से संबंधित दो इम्पोर्टेंट मेथड हैं, और जो मेथड हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट मेथड हैं वो एक मेथड तो है विधियों में, जो लास्ट में आना है विधियाँ, एक मेथड है इन
सिटू मेथड, और जो दूसरा है वो है एक्स सिटू मेथड। और ये दोनों मेथड ही इम्पोर्टेंट हैं, एक्स सिटू और इन सिटू मेथड। तो जो इन सिटू मेथड है, इस इन सिटू मेथड के अंतर्गत थोड़ा सा इसमें नोट कर लीजिएगा। इन सिटू मेथड में किसी भी वनस्पति प्रदेश में, इन सिटू में लिखना है, किसी भी वनस्पति प्रदेश में वृक्षों के विनाश, क्षति को नियंत्रित करने के साथ साथ विकास को महत्व देना, इन सिटू मेथड कहलाता है। तो किसी भी वनस्पति प्रदेश में जो वनस्पति का विनाश हो रहा है या वनस्पति की जो क्षति हो रही है, इस क्षति को नियंत्रित करना है, और नियंत्रित करने के साथ साथ हमें विकास को महत्व देना है, और इसी को कहा जाएगा इन सिटू मेथड। इन सिटू मेथड के अंतर्गत जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का संरक्षण करना। इसके अलावा जो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा है मूल स्थानों में संरक्षण, या मूल स्थानों का संरक्षण, इसका इम्पोर्टेंट घटक है। इसमें जो एग्जाम्पल आएंगे, इसमें जैविक और अजैविक घटकों का भी संरक्षण किया जाएगा। जैविक और अजैविक घटकों का संरक्षण, जैविक का तो करना ही है, साथ साथ हमें अजैविक घटकों का संरक्षण भी करना है, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान का संरक्षण इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, उनका जो संरक्षण होगा वो इन सिटू मेथड्स के माध्यम से होगा। इसके अलावा जो भी अभयारण्य हैं, बायोस्फीयर, इनका भी हमें संरक्षण करना है इस मेथड के माध्यम से। बर्ड, जो पक्षी अभयारण्य हैं, इनका भी हमें संरक्षण करना है। पक्षी या बर्ड सेंचुरी या पक्षी अभयारण्य, इनका भी हमें संरक्षण करना है। या कोई पवित्र स्थान है, उसका भी हमें संरक्षण करना है। तो इन सिटू मेथड के अंतर्गत जिनका संरक्षण किया जाना है, उन संरक्षण के अंतर्गत तो इसमें है क्या कि किसी भी वनस्पति स्थान वाले क्षेत्र में वहाँ वनस्पति का या तो विनाश हो रहा है या उसे क्षति हो रही है, उसको नियंत्रित करने के साथ साथ हमें विकास को महत्व देना है। इसके अंतर्गत मूल स्थानों का संरक्षण किया जाएगा। मूल स्थानों के साथ साथ में जो जैविक घटकों के साथ साथ में अजैविक घटकों का भी संरक्षण किया जाना इस मेथड के तहत है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? एक तो नेशनल पार्क हैं, ये अभयारण्य, जो भी जितने भी वाइल्ड यानी कि जो अभयारण्य होंगे, वन्यजीव अभयारण्य होंगे, उसके अलावा जो भी बायोस्फीयर क्षेत्र होंगे, पक्षी अभयारण्य होंगे या कोई पवित्र स्थान होगा, इनका संरक्षण जो किया जाना है वो इन सिटू मेथड के माध्यम से किया जाना है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है वो है एक्स सिटू मेथड। तो एक्स सिटू मेथड के अंतर्गत देखिएगा क्या क्या करना है और कैसे इस क्षेत्र का
संरक्षण किया जाना है। तो जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है एक्सीटो मेथड है। तो एक्सीटो मेथड के अंतर्गत मूल स्थानों का नहीं करना है, मूल स्थान के अलावा अन्य स्थानों का हमें संरक्षण करना है। तो इन सिटू मेथड के अंतर्गत मूल स्थानों से अन्य स्थानों का संरक्षण, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मूल स्थानों से अन्य स्थानों पर संरक्षण, मतलब जो जीव जंतु या जो वनस्पति जिसका जो मूल निवास है या जो मूल स्थान है, उस स्थान से ले जा करके किसी दूसरे क्षेत्र में उसका संरक्षण और विकास करना ही एक्सीटू मेथड है। मान लीजिए कोई जीव जंतु या वनस्पति विषुवत-रेखीय क्षेत्र की है, उसको ले जा करके शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उसका विकास करना है, या कोई जो वनस्पति जो ध्रुवीय क्षेत्र की है उसका विकास विषुवत-रेखीय क्षेत्र में करना, या एक जलवायु प्रदेश से उस पौधा या जीव जंतु को ले जा करके दूसरे जलवायु प्रदेश में उसका विकास करना ही एक्सीटो मेथड है। तो इसका मतलब सीधा सा संबंध है कि एक जलवायु प्रदेश से दूसरे जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश, ये एक जलवायु प्रदेश है, इसको ले जा करके दूसरे जलवायु प्रदेश में उसका संरक्षण करना है, या उस वनस्पति या उस जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि करना। अब इसके अंतर्गत चूंकि जो मेथड्स लगाएंगे वो एक्सीटू मेथड होगा, तो मूल स्थानों से अन्य स्थानों पर ले जा करके जीवधारियों का विकास करना, जनसंख्या में वृद्धि करना। तो इससे क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी या जो जैव विविधता होगी उसमें वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ उस क्षेत्र में आ जाएंगी और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का संकीर्ण उस क्षेत्र में बन जाएगा या हो जाएगा, तो उसी को जैव विविधता नाम दिया जाएगा। तो इसमें जो मेथड्स जो अपनाते हैं, इसमें मोस्टली जो मेथड अपनाते हैं वो, जैसे कोई, क्योंकि ये जो मेथड्स होता है ये मूल रूप से जो क्षेत्र होते हैं उनको किसी चिड़ियाघर में, किसी जलशाला में या बॉटनिकल गार्डन में इनका विकास करना है, सीड बैंक का विकास करना है। तो किसी भी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र को या किसी राष्ट्रीय उद्यान को हम 3 भागों में से बांट लेते हैं, ऐसे 3 भागों में से बांट लिया जाता है। तो जो पहला वाला भाग है इसको कहा जाता है आउटर जोन, आउटर जोन है। बीच वाला जो भाग है इसको कहा जाता है बफर जोन है, ये बफर जोन होगा। और लास्ट वाला जो पार्ट है इसे कोर के नाम से इसे जाना जाता है। अब जो किसी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है या कोई राष्ट्रीय उद्यान है, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। तो जो पहले वाला है जो आउटर जोन है, आउटर जोन में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो उसमें भूमि नीति का उपयोग करते हुए, इसमें भूमि नीति का उपयोग करते हुए या नियम का पालन करते हुए यहाँ पर हम प्रवेश कर सकते हैं। जैसे चारागाह के रूप में, लकड़ी के रूप में, तो यहाँ हम प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि मानवीय प्रवेश यहाँ पर है चारागाह के रूप में, या जो वृक्ष लगे हुए हैं उनसे संबंधित कोई यदि लाभदायक वस्तु प्राप्त हो रही है तो उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो भूमि नीति का उपयोग करते हुए इस आउटर जोन में हम प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जो बफर जोन है, यहाँ पर जो प्रवेश होगा वो पर्यावरणीय नियमों का पालन करते हुए,
यहाँ पर पर्यावरणीय नियमों का पालन करना होगा, तभी हम प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जो कोर जोन होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, मतलब इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा, मानवीय हस्तक्षेप नहीं। और जब मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा तो यहाँ पर हम उस मेथड को अपनाएंगे, इन सीटू मेथड को अपनाया जाएगा और प्लस एक्सीटू मेथड को यहाँ पर अपनाया जाएगा। तो इन सीटू मेथड आपको बता दिया गया है, लेकिन एक्सीटू मेथड को हम मोस्टली जानना है, क्योंकि यहाँ पर जो कोर जोन है, मानव का हस्तक्षेप तो इस जोन में है नहीं है, तो यहाँ पर अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्य चलते रहते हैं, और यहाँ पर एक जीन पूल बनाया जाता है, जीन पूल। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की वनस्पति और विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं में जीन में परिवर्तन करने का कार्य किया जाता है, और जीन में परिवर्तन करके एक स्थान या एक विशेष स्थान में जो वनस्पति पाई जाती है, जलवायु कारक उसके लिए जो कारक होते हैं, उनके जीन में परिवर्तन करके हम किसी अन्य क्षेत्र में उस वनस्पति का विकास करते हैं या जीव जंतुओं का विकास करते हैं, किसमें? जीन में परिवर्तन करके, ताकि वो वनस्पति या वो जीव जंतु जो एक जलवायु प्रदेश का है, ठीक है, और वो दूसरे जलवायु प्रदेश में उसका विकास करना है। तो यहाँ पर जो कोर का जो कोर वाला एरिया है, वहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्य चलते रहते हैं, मानवीय हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है, और जीन में परिवर्तन करके हम एक विशेष जलवायु के पौधे को किसी दूसरे जलवायु प्रदेश में उसका विकास करना है या उसका विस्तार या वृद्धि करना है। तो इससे होगा क्या कि जैव विविधता में वृद्धि होगी, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियां और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की प्रजातियों का विकास किसी दूसरे क्षेत्र में कर लिया जाता है। तो इस मेथड को कहा जाता है एक्सीटू मेथड। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लिखना है, तो थोड़ा सा लिखने का कार्य कर लीजिएगा। डायग्राम आपके पास है, बन गया है, लेकिन ये एक्सीटू मेथड्स में क्या क्या होता है वो हमें जानना है, तो थोड़ा सा नोट डाउन। किसी भी वनस्पति नोट डाउन किसी भी वनस्पति की प्रजातियों को, वनस्पति या जीवधारियों की प्रजातियों को उसके निवास स्थान से, मतलब मूल स्थान से, निवास स्थान से अलग क्षेत्र में संरक्षण किया जाता है, यहाँ तक कि जैव तकनीकी विकास इंपॉर्टेंट है, पॉइंट अंडरलाइन कर लेना। जैव तकनीकी विकास के द्वारा जीन पूल में विकास कर नई प्रजातियों को
विकसित किया जाता है, विकसित किया जाता है, जिससे जैव विविधता में वृद्धि के साथ साथ, जैव विविधता में वृद्धि के साथ साथ, वृद्धि के साथ साथ वैसी प्रजातियों का, वैसी प्रजातियों का विकास हो पाता है, विकास हो पाता है, जिनकी उत्पत्ति, जिनकी उत्पत्ति प्रतिकूल पर्यावरणीय, प्रतिकूल पर्यावरणीय शब्द पर अंडरलाइन, प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाओं में, दशाओं में संभव है, या संभव हो सके, निम्नीकृत वनाच्छादित, निम्नीकृत वनाच्छादित भूमि पर, भूमि पर पुनर्वनीकरण, रिफॉरेस्टेशन जो भी मेथड आया था, पुनर्वनीकरण के अंतर्गत संरचनात्मक सुविधाओं के, संरचनात्मक सुविधाओं के विकास द्वारा, विकास द्वारा वनों की गुणवत्ता, वनों की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है, वनों की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। ठीक, जैसे में यहाँ जो एग्जाम्पल आपको डालना है, जैसे में इम्पोर्टेंट होगा, यहाँ से यूपीएससी पीसीएस में यहाँ से प्रश्न बन गए हैं। एक्सी2 मेथड में हमने आपको एग्जाम्पल डलवा दिए थे कि कहाँ पर ये मेथड लगाया जाएगा। इसी तरह से जो एक्सी2 मेथड है वो कहाँ लगाया जाएगा, तो इसमें एग्जाम्पल डाल दीजिएगा। एग्जाम्पल में जैसे जो कोई चिड़ियाघर है, कोई बॉटनिकल गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन में इसका उपयोग किया जाएगा, यही मेथड लगाया जाएगा। जलशाला, जलशाला या जलशाला में ये मेथड लगाया जाएगा। वृक्ष जो उद्यान है वहाँ पर ये मेथड लगाया जाएगा, वृक्ष उद्यान में ये मेथड लगाया जाएगा। यह जो जर्म प्लांट बैंक हैं, जर्म प्लाज में जो बैंक हैं उनमें, या इसके अलावा जो सीड बैंक हैं उनमें मेथड्स, ये मेथड प्रयोग किया जाएगा। या क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, तो ये एग्जाम्पल हैं जिसमें एक्सी2 मेथड लगाया जाएगा। तो एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल्स हमने आपको नोट करवा दिए हैं। जो कोई चिड़ियाघर है, कोई बॉटनिकल गार्डन है, जलशाला वाला क्षेत्र है जहाँ जलीय जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर अनुसंधान किया जाता है, वृक्ष उद्यान वाला एरिया है, जर्म प्लाज बैंक है, सीड प्लांट बैंक है, या क्रायोजेनिक रिजर्वेशन है। तो इन एरिया में ये जो मेथड जो लगाया जाएगा उस मेथड का नाम होगा एक्सी2 मेथड होगा। तो ये जो
उदाहरण हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो आपको दिए गए हैं। तो ये जो CVD से संबंधित जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं वो इम्पोर्टेंट मेथड्स आपको बताए गए हैं। इसी क्रम में जो जैव विविधता से संबंधित जो नियम कानून हैं जो विश्व स्तर पर बनाए गए हैं या भारतीय स्तर पर बनाए गए हैं, इनको हमें जानना है। और इसी क्रम में जो विश्व स्तर पर जो सम्मेलन हुए हैं पर्यावरण से संबंधित या जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित, इनको जानना है। तो इसी क्रम में चलो, तो विधियों के आगे इसी क्रम में जो कानून हैं जैव विविधता से संबंधित कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं, कानून समझना है हमें। तो जैव विविधता से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं उन कानून को हम समझ लेते हैं। तो जो कानून हैं या जो रूल्स हैं, कानून इसमें एक कानून है जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम 2002 में एक कानून बनाया गया था। अब वो कानून क्या कहता है, ऐसे पॉइंट बना करके नोट कर लीजिएगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 क्या क्या इसकी मुख्य बातें हैं, वो उन बातों को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न इससे बनता है। जैव विविधता प्राधिकरण, इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय जो बनाया गया वो चेन्नई में इसका मुख्यालय बनाया गया। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक संस्था है, इसकी स्थापना की गई 2002 में, चेन्नई में इसका मुख्यालय है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राज्य जैव विविधता बोर्ड स्थापित किए गए। राज्य जैव विविधता बोर्ड, राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, स्थानिक निकाय, स्थानिक निकाय प्लस प्रबंधन समितियों की स्थापना की गई। स्थानिक निकाय एवं प्रबंधन समितियों की स्थापना की गई अधिनियम के तहत। अगला पॉइंट लिखिएगा, समृद्ध जैव विविधता का, समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण करना, समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण करना। और लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, भावी पीढ़ियों हेतु, आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ियों हेतु संसाधनों का संरक्षण करना है,
संसाधनों का संरक्षण करना है। तो ये जो मुख्य बातें हैं, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत ये कुछ अधिनियम के तहत ये कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो एक तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना, जिसका मुख्यालय, ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है, कहाँ पर है, कब स्थापना की गई। उसके अलावा राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, साथ साथ में जो मैनेजमेंट जो कमेटीज हैं उनकी स्थापना की गई। साथ में जैव विविधता समृद्ध, जिस क्षेत्र में जैव विविधता समृद्ध है उसका संरक्षण करना, मतलब यहाँ पर क्षरण नहीं होने देना या जैव विविधता का क्षरण नहीं होने देना। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए संसाधनों का या संसाधनों को हमें सुरक्षित रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए वो संसाधन जो है वो सुरक्षित रह सके। मतलब हमें अत्यधिक संसाधनों का उपयोग नहीं करना है, उन संसाधनों के स्थान पर दूसरी वैकल्पिक विधियों का अनुसंधान भी करना है और उनका विकास भी करना है, और विकास करने के साथ उनका उपयोग करना है। ठीक है, तो जो जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत ये कुछ रूल्स बनाए गए हैं। इससे भारत में जैव विविधता का संरक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में जो अगला है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, इसी क्रम में जो दूसरा है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, शॉर्ट में लिख रहे हैं, मूल्यांकन समिति, इसकी स्थापना की गई है। अब इसमें क्या कहा गया है वो हमें थोड़ा सा समझना है, और इसी क्रम में इसी प्रकार से इसमें भी आपको नोट करना है। जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति की स्थापना की गई, इसमें क्या क्या कहा गया है वो हमें थोड़ा सा जानना है। तो इसी में भी आप नोट कर लीजिएगा, पॉइंट बना लीजिएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन इस समिति का निर्माण किया गया। इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है या उसके अंडर में कार्य करती है। ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आनुवांशिक इंजीनियरिंग समिति, मूल्यांकन समिति का यह समिति किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो यह समिति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट, बीटी कॉटन एकमात्र, बीटी कॉटन नाम सुना होगा। बीटी कॉटन कपास की एक हाइब्रिड जेनेटिकल मॉडिफाइड जीएम। बीटी कॉटन एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड
वाणिज्यिक फसल है, जेनेटिकल मॉडिफाइड फसल है। अगला पॉइंट, भारत कॉटन के उत्पादन में विश्व का 5वां, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भारत कपास के उत्पादन में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया। किसके कारण? बीटी कॉटन के कारण उत्पादन अधिक हुआ है। अगला पॉइंट, परीक्षण प्रयोग समेत पर्यावरण में आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग किए गए जीवों एवं उत्पादों को जारी करने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करना इस समिति का मुख्य कार्य है। मुख्य कार्य है। तो ये जो पॉइंट आपको लिखाए गए हैं, आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसी क्रम में जो मुख्य टॉपिक है वो है इसी क्रम में सम्मेलन। ये टॉपिक है सम्मेलन। तो सम्मेलन के अंतर्गत जैव विविधता सम्मेलन जो 1992 में पहला शिखर सम्मेलन था, तो जैव विविधता सम्मेलन 1992 में हुआ था। जैव विविधता सम्मेलन 1992 में, इसी को प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो जो शहर है उसमें हुआ था। ठीक है, ये सम्मेलन जो कि मुख्य है। तो जो प्रथम जैव विविधता जो सम्मेलन है जो 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था, तो यहीं से जो एजेंडा 21 है इसकी वार्तालाप हुई थी। इसका क्रियान्वयन किया ही जा रहा है। तो जो इसी क्रम में बहुत सारे सम्मेलन इसी क्रम में आए हैं। तो जो सम्मेलन हैं वो 1992 से पूर्व भी बहुत सारे सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। तो 1992 से पूर्व जो सम्मेलन आयोजित किए गए हैं
उनमें एक क्रम से जो सम्मेलन हुए हैं उनको थोड़ा सा जान लीजिएगा। और सम्मेलन को जो आपको लिखना है तो जो साइड है, साइड में डेट डालते चलिएगा और उसके अंतर्गत लिखते चलिएगा। फिर आगे आपको जो कॉप है, कॉप के बारे में आपको जानकारी देंगे। 24 यानी कि जो 29 जो कॉप के सम्मेलन है वो हो चुके हैं, 30वां चुके 2025 में होना है, तो एक लिस्ट आपको जारी करेंगे। लेकिन जो सम्मेलन की शुरुआत हुई वो 1979 से हुई, तो ऐसे डेट डालते जाइएगा। 1979 क्या कहा गया है, कहाँ हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो नोट करिएगा 1979 हेडिंग डाल करके और सम्मेलन को नोट कर लीजिएगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन जेनेवा में हुआ था। जेनेवा, तो ये प्रथम है, ध्यान रखना इसको। 1979 में हुआ था, तो ये जेनेवा में हुआ था। अब ये हेडिंग डालो 1975, 1919 हो गया, 1950 हेडिंग डालिएगा 85। अब ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ वो जानना है, तो इसमें भी लिख लीजिएगा हेडिंग डाल करके 1950 लिखिएगा। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन, जो संताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है उससे संबंधित सम्मेलन, जिसका आयोजन ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ठीक, O3 से संबंधित सम्मेलन था। O3 ओजोन गैस के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन था। अगला वाला जो है डेट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1987, और ये इम्पोर्टेंट भी है 1987। डल के ऑर्डर को लिखिएगा। ओजोन परत की अल्पता या कमी को रोकने के लिए, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन एवं उपयोग में कटौती करने के लिए कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से, इम्पोर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। कई बार इस पर प्रश्न है, यहाँ तक कि यूपीएससी में 2-3 बार डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध
ओजोन गैस की क्षरण या अल्पता को रोकने से है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बने जो उत्पाद हैं इनमें कमी लाना है। 1987 में हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम दिया गया था। मॉन्ट्रियल एक शहर है, कनाडा का शहर है, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर अवस्थित शहर है। तो 1987 में सम्मेलन हुआ था। इसके 10 वर्ष बाद एक प्रोटोकॉल और आएगा जिसे नाम दिया जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये 1987 में हुआ था, वो 1997 में होगा, 97 में होगा। तो एक प्रोटोकॉल है, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया है जिसका संबंध ओजोन गैस की अल्पता को रोकने से है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में जो अत्यधिक वृद्धि हो रही है उसके उत्पादन में कमी करने से है। लेकिन जो 1997 का प्रोटोकॉल आएगा, क्योटो प्रोटोकॉल आएगा, उसका संबंध कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन से होगा, उत्सर्जन से होगा। ठीक है, तो अगली जो हेडिंग डालनी है वो 1988 हेडिंग डालिएगा। 1988 क्या कहा गया है इसमें वो जानना है। तो 1988 हेडिंग डालिएगा, देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करने के लिए कनाडा के शहर टोरंटो में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 2005 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 20% कमी करने का निर्णय लिया गया। 20% कमी करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह से 1988 फिर से हेडिंग डालनी है, क्योंकि 1988 में 2 सम्मेलन हो गए हैं। तो ये दूसरी हेडिंग डालिएगा, 1988 फिर से डालिएगा। डालिएगा तो डैश लगा कर लिखिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP एक संस्था है, यूनियन नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक संस्था है, UNEP। और WMO ये भी एक संस्था है, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान। ये 2 संस्थाएं हो गई, दोनों एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं। दोनों संस्थाओं के संयुक्त कार्य से WMO द्वारा जलवायु परिवर्तन के अध्ययन एवं विवरण
प्रस्तुत करने के लिए आईपीसीसी का, इन दोनों के माध्यम से आईपीसीसी, ये भी एक संगठन है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी का गठन किया गया। आईपीसीसी का गठन किया गया मतलब 1988 में गठन किया गया, दोनों संस्थाओं के माध्यम से गठन किया गया, जिसका मुख्य कार्य पृथ्वी पर हरित गैसों के प्रभाव पर, ग्रीन हाउस गैसेस, हरित गैसों के प्रभाव पर समय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया गया। मतलब इस संस्था का काम क्या है, जो हरित गैसें हैं, हरित गैसों का आकलन करके और रिपोर्ट प्रस्तुत करना इसका, ठीक है, या ग्रीन हाउस गैसों का आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये काम मुख्य आईपीसीसी का है। उसके बाद अगली डेट डालो 1990। क्या कहा गया 1990 में, ये हमें जानना है। 10 लगा के लिख लीजिएगा। हरित गैसों की रोकथाम हेतु कारगर उपाय की तलाश करने के लिए द्वितीय जलवायु, यहाँ प्रथम हुआ था, द्वितीय जलवायु सम्मेलन, मतलब प्रथम जलवायु सम्मेलन का आयोजन 1979 में हुआ था और दूसरा जो हुआ था वो 1990 में हुआ था। तो द्वितीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक। जो वार्तालाप आपसे हुई है वो 1990 तक पहुंच गए हैं। इसी क्रम में आगे 1990 के बाद जो अगली डेट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी कई बार इसका नाम आ चुका है। अगली जो डेट है वो 1992 है। जो डेट है इम्पोर्टेंट डेट है 1992, ठीक। पॉइंट बना करके लिखिएगा। ब्राजील के शहर, कई बार वार्तालाप आपसे हो चुकी है, कहाँ सम्मेलन होगा, 3-4 बार वार्तालाप हो चुकी होगी। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन संस्था है, UNCED,
UNCED संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन या प्रथम पृथ्वी शिखर या रियो सम्मेलन, इसी को प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 154 देशों ने 154 देशों ने भाग लिया और जलवायु परिवर्तन समझौते पर जिसे कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जलवायु परिवर्तन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और एजेंडा 21 को अपनाया गया। ठीक, तो ये प्रथम इम्पोर्टेंट था। तो 1992 हो गया है। अब आइएगा 1994 वाली डेट। 1994 क्या हुआ वो हमें जानना है। लिखिए, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान कॉप समझौते को कार्य रूप दिया गया। जिसके अंतर्गत अंतर्गत 2000 तक कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को 1990 के स्तर तक लाना है। 2000 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को 1990 के स्तर तक लाना है। लेकिन 2005 में कनाडा और यूएसए ने, पहले तो क्वेश्चन बन चुका है इसको, कनाडा और यूएसए ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब आइएगा जो डेट है 1997 ये डेट इम्पोर्टेंट है। 2 बार सम्मेलन हुआ है तो 2 बार इसे जानना है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र का द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क शहर में किया गया। न्यूयॉर्क शहर में किया गया जिसमें 178 देशों के
प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उन्नीस सौ 92 में हुए प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निर्धारित एजेंडा 21 को का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन उसका क्रियान्वयन प्लस मूल्यांकन करना था। ओके, चलिए 1997 फिर एक बार अपडेट डालिएगा। 1997 जलवायु परिवर्तन के पक्षधरों का तीसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्योटो जापान का शहर है, क्योटो शहर में आयोजित किया गया। काफी बहस के बाद विकसित देशों ने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 1990 के स्तर से 5.2% कटौती करने पर सहमति बनी। किसकी कटौती करने पर? कार्बन डाइऑक्साइड सहमति बनी। इसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में जो अगली डेट है वो 2004 डेट डालनी है, 2004। और इसके बाद हमें केवल कुछ जो कॉप के सम्मेलन हुए हैं वो जो कॉप के सम्मेलन है वो हमें मोस्टली जानना है। तो 2004 के बाद कौन से सम्मेलन मोस्टली लास्ट के ही हम लेंगे, प्रारंभ के नहीं लेंगे। तो 2004 में लिखिएगा। जलवायु परिवर्तन के पक्षधरों का 10वां सम्मेलन COP10 10वां सम्मेलन
ब्यूनस आयर्स शहर में अर्जेंटीना की राजधानी है। ब्यूनस आयर्स शहर में आयोजित किया गया, ब्यूनस आयर्स शहर में आयोजित किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन की समस्या से निपटने के लिए कारगर उपाय की तलाश करना था और साथ ही एक रणनीति तैयार कर क्योटो प्रोटोकॉल का क्रियान्वयन कराना था, लेकिन सम्मेलन का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। लेकिन 16 फरवरी 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल को कानूनी रूप दिया गया और अब औद्योगिक राष्ट्रों के लिए कानूनी तौर पर यह बाध्यकारी हो गया है कि या तो वो अकेले या कई राष्ट्र आपस में मिलकर हरित गैसों के उत्सर्जन में कमी करें। हो गए। चलिए, तो ये प्रमुख सम्मेलन हैं। इन्हीं सम्मेलनों के अंतर्गत ये 2004 में हुआ है, उसके बाद 2007 में हुआ है, फिर 9 में हुआ है, फिर 10 से लगातार लेकर के 2024 तक लगातार कॉप के सम्मेलन हुए हैं। तो इनको जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा। तो चूँकि सभी नहीं हमें जानना है, जो मुख्य हैं उनको हमें मोस्टली जानना है, तो हम 2018 से शुरू करते हैं। 2018
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और जो मोस्ट हो जाएगा वो 2025 है। अब इनको हमें मोस्टली जानना है। और जो मोस्टली है वो मोस्ट में क्या है कि जो 2018 में जो कॉप का जो सम्मेलन हुआ था, वो कॉप का जो सम्मेलन है उसका जो क्रम है, क्रम को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, आगे देश लिख देते हैं। एक क्रम है। तो ये जो 2018 में हुआ था उसे कॉप जो नाम दिया गया था वो कॉप 24 है। फिर ये जो होगा वो कॉप का 25 है, कॉप 25। फिर ये चूँकि रद्द रहा था तो 25 के बाद कॉप 26 है। फिर ये कॉप 27 है, कॉप 28 है। ये कॉप का जो सम्मेलन है वो 29 है। अब जो नवंबर 2025 में होना है वो कॉप का जो सम्मेलन है वो 13 है। अब ये जो सम्मेलन जो मोस्टली हुए हैं, जो कॉप का सम्मेलन था वो कोरोना जो महामारी थी इसके कारण रद्द कर दिया गया था, इसका आयोजन नहीं किया गया था। तो जो 2018 में सम्मेलन हुआ है वो पोलैंड में हुआ है। पोलैंड यूरोप का शहर है, यानी कि पोलैंड में हुआ था, यूरोप का देश है पोलैंड। उसके बाद 2019 में हुआ था, वो 25वां था, वो स्पेन में हुआ था। ठीक है। मोस्टली जो सम्मेलन होते हैं, मोस्टली जो जिस देश में होते हैं उस देश की मोस्टली जो राजधानी होती है वहाँ सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो ये सम्मेलन है तो कॉप का 25वां हो गया है। अब जो 26वां है तो 2020 का तो रद्द रहा था, लेकिन वो 21 में हुआ। तो जो ब्रिटेन का शहर है ग्लासगो, ग्लासगो नाम का एक शहर है, यानी कि इंग्लैंड या यूके में है, यहाँ पर एक शहर है। तो यहाँ पर आयोजित हुआ था। जो 20वां है वो रद्द हो गया था। ठीक है। अब 21 का हो गया। 22 का जो 27वां जो सम्मेलन है जो 2022 में हुआ है वो मिस्र ये या इजिप्ट देश में हुआ है, मिस्र में हुआ है 22 का। फिर जो 23 का जो सम्मेलन हुआ है वो जो 28वां है, ये जो हुआ है ये दुबई। ठीक है, ये दुबई में आयोजित किया गया। ठीक है, मतलब अरब प्रायद्वीप पर आयोजित किया गया। और उसके बाद 2024 में जो आयोजित किया गया है सम्मेलन, वो जो बाकू अजरबैजान का एक शहर है बाकू। ठीक है, बाकू नाम का शहर है, अजरबैजान का है, कैस्पियन सागर के तट पर अवस्थित शहर है। अजरबैजान का शहर है, कैस्पियन सागर के तट पर है, खनिज तेल उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये बाकू है जो अजरबैजान। ठीक है, यहाँ पर आयोजित किया गया। अब जो कॉप 29 का हो गया है, कॉप 30 का जो सम्मेलन है या जो कॉप 30 सम्मेलन है वो नवंबर में होना है। तो ये ब्राज़ील में, ठीक है, ये ब्राज़ील शहर में ही होगा। तो जो ब्राज़ील का जो मोस्टली जो शहर रहता है, राजधानी नहीं रहता है, यहाँ का जो रियो डी जेनेरो शहर है, भव्य नगर है, यहीं पर इसका आयोजन मोस्टली किया जाएगा। तो ये जो प्रमुख सम्मेलन हैं 2018 से और उसके पहले के सम्मेलन चूँकि हमने छोड़ दिए हैं, लेकिन ये बाद में जो सम्मेलन हुए हैं ये क्रम से ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये जो प्रमुख 2030 तक ये कॉप 30 का 2025 में ये ब्राज़ील में
इस सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। अब जो जैव विविधता से संबंधित जो टॉपिक है वो मोस्टली एक टॉपिक इम्पोर्टेंट बचता है, विश्व विरासत संधि। संधि क्या है, कब लागू हुई थी भारत में, कब इसमें पार्टिसिपेशन किया और इस संधि के तहत कौन कौन से प्राकृतिक स्थल भारत में घोषित किए गए हैं। तो इसी क्रम में ये आपको आज वीडियो दे रहे हैं, या जो आपको इसी क्रम में आगे का टॉपिक दे रहे हैं। वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो बायोडायवर्सिटी है उसका टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है। तो इसी क्रम में जो विश्व विरासत संधि है उसको हम आपको इसी क्रम में दे रहे हैं। तो विश्व विरासत संधि और डायग्राम के माध्यम से भारत के कौन कौन से क्षेत्र हैं वो भी देना है। तो इसी क्रम में लास्ट का टॉपिक जो जैव विविधता से संबंधित है वो बचता है। तो सम्मेलन के अलावा एक टॉपिक और है, लास्ट का है, तो जो बायोडायवर्सिटी है उसका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है इसका नाम है विश्व विरासत संधि। विश्व विरासत संधि, ये विश्व विरासत संधि वाला टॉपिक लास्ट का और है। तो जो विश्व विरासत संधि है इसे यूनेस्को द्वारा इसे अपनाया गया और 1972 में यह संधि चूंकि यूनेस्को द्वारा लाई गई थी, तो 1972 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सम्मेलन को अपनाया गया और 1975 में यह संधि लागू हो गई थी। ठीक है, ये लाया गया 1975 में, ये संधि लागू हो गई थी। तो 1975 में 72 में संधि लाई गई और 1975 में संधि लागू हो गई थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों में विद्यमान या उपस्थित वैश्विक महत्व के पर्यावरणीय स्थलों को संरक्षित करना। तो उद्देश्य क्या है कि विश्व स्तर के पर्यावरणीय महत्व के स्थलों का क्या करना है, संरक्षण करना है। इस संरक्षण मुस्लिम करना है। तो विश्व स्तर के जो पर्यावरणीय महत्व के जो स्थल हैं उनका संरक्षण करना इस संधि का मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में 1976 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए। तो 1976 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए, ये हस्ताक्षर किए, ठीक है, ये हस्ताक्षर किए। तो भारत 1976 से विश्व विरासत संधि का हिस्सा है। तो ये विश्व विरासत संधि से संबंधित प्रमुख पॉइंट है आपको बता दिए गए हैं। अब जो यूनेस्को के द्वारा भारत में प्राकृतिक स्थल, यूनेस्को के द्वारा जो भारत के हैं वो प्राकृतिक स्थल हैं। अब किन प्राकृतिक स्थलों को विश्व विरासत संधि में रखा गया है उसमें जो मोस्टली हैं उनके नाम पहले जान लीजिएगा, फिर डायग्राम के माध्यम से इनको दिखाया जाएगा। तो नंदा मोस्टली जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वही हैं। इसमें जो नंदा देवी मतलब राष्ट्रीय उद्यान ही हैं या नेशनल पार्क ही हैं। अब नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, नंदा देवी, फूलों की घाटी, ये दोनों तो उत्तराखंड में हैं। फूलों की घाटी ये दोनों उत्तराखंड में ही हैं। इसके अलावा सुंदरबन डेल्टा, काजीरंगा,
सुंदरबन डेल्टा वाला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। और जो काजीरंगा है राष्ट्रीय उद्यान है असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। इसके अलावा जो भारत में है केवलादेव और मानस। केवलादेव यह घाना पक्षी विहार है। घाना पक्षी विहार है। केवलादेव के अलावा मानस ये भी राष्ट्रीय उद्यान है असम में है। इसके अलावा जो प्राकृतिक स्थलों के रूप में है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र हो गया है। फिर है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ही है या नेशनल पार्क ही है, हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा कांजीरंगा, इसके अलावा है जो कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है। कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सिक्किम में है। तो ये जो भारत में जो मोस्टली जो विश्व विरासत की सूची में जो प्राकृतिक स्थल रखे गए हैं उसमें जो कांजीरंगा है ग्रेट हिमालयन को 2014 में से रखा गया था। मानस केवलादेव 2005 में इनको रखा गया था। कंचनजंगा है वो एकमात्र मिश्रित स्थल है। ठीक है, तो ये जो मोस्टली जो भारत में जो प्राकृतिक स्थल हैं नंदा देवी, फूलों की घाटी ये दोनों उत्तराखंड में हैं। सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में है यानी कि पश्चिम बंगाल में है। काजीरंगा ये असम में है। केवलादेव जो है वो राजस्थान में है। मानस ये भी असम में है। पश्चिमी घाट का विस्तार जो कि महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है और केरल में भी है। ग्रेट हिमालयन मतलब ये हिमाचल प्रदेश में है और कंचनजंगा है वो सिक्किम राज्य में है। तो इस प्रकार से अब हम आपको डायग्राम के माध्यम से, भारत के डायग्राम के माध्यम से नहीं दिखा रहे हैं। तो मोस्टली जो यूनेस्को के द्वारा भारत के प्राकृतिक स्थलों के रूप में मोस्टली पार्क ही हैं, राष्ट्रीय उद्यान ही हैं, जिसमें नंदा देवी, फूलों की घाटी दोनों उत्तराखंड में हैं और ये नाम यहाँ पर आपको लिखे गए हैं। और इनमें से जो कंचनजंगा है, जो कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सिक्किम राज्य में है। कंचनजंगा चोटी भी है। इसे मिश्रित स्थल के रूप में इसे यूनेस्को के द्वारा इसे रखा गया है। तो इसी क्रम में जो बायोडाइवर्सिटी वाले जो क्षेत्र हैं केवलादेव और मानस को 1985 करिएगा, 1985 में है ये, 1985 ठीक, 2005 नहीं 1985 में इनको रखा गया था। तो ये जो भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के रूप में प्राकृतिक स्थल है यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में रखा गया है। तो इसी क्रम में जो बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक है, जो आपको ऑनलाइन क्लासेस अभी तक जो आपको दी गई हैं, तो बायोडाइवर्सिटी में 3 क्लासेस आपको दी गई हैं। इन 3 क्लासेस में आपका जो बायोडाइवर्सिटी का जो पूरा टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में विश्व विरासत संधि आपको दी गई है। इसी क्रम में जो भी आपको या शेड्यूल के माध्यम से नेक्स्ट टर्न पर या जो भी क्लासेस दी जाएंगी उसको एक क्रम से आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसी क्रम में आगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।